बारिश हुई है, पता तो कोई नहीं चला कब हुई कैसे हुई, लेकिन गाड़ी की हालत देखिए तो पता चला कि बारिश हुई है। ये देखें जी, स्टार्ट ऑन, लाइट्स के ऑफ होने का वेट, लाइट्स ऑफ, अब इसको किया स्टार्ट और रेडियो को किया बंद। बड़ा ही को मनहूस रेडियो के मनहूस होने से मतलब ये नहीं कि हमारे मुल्क का रेडियो मनहूस है। रेडियो के मनहूस होने से मतलब ये कि जो अपना ये गाड़ी का इंफोटेनमेंट सिस्टम है, इसका रेडियो बहुत मनहूस है। यार मौसम बहुत खूबसूरत है आज। सी व्हाट आई मीन। अपने अपार्टमेंट से नीचे आया हूँ, वो भी एलिवेटर के थ्रू आया हूँ, और फिर भी गाड़ी तक पहुँचते पहुँचते सांस चढ़ गया। ये क्या चक्कर है भाई। यार आप जैसे ही 30 का डिजिट टच करने वाले होते हो ना, आपकी बॉडी कहती है ओह 30 ठीक है, अब मैं डाउन हिल जाने लगी हूँ। अगर आप खुद मुझे नहीं रखोगे अब फिर तो ये इवन स्टेबल तो मैं नहीं रहूँगी। 25-26 ऑनवर्ड्स डाउन हिल महसूस होता है, प्रॉपर फिजिकल डाउन हिल। आपको फील होता है कि भैया मेरी बॉडी वो नहीं रही जो पहले थी। ये कि अब बॉडी उस स्टेज में है कि वो कहती है कि मुझे आप फिट रखोगे तो मैं रहूँगी। उससे पहले बॉडी कहती है कि मैं खुद फिट रह लूँगी। और दूसरा, इसी चीज़ से बात की जाए तो एक और बात निकलती है, वो है जी लाइफस्टाइल। हाँ, ये जो अभी ज़्यादा कह लें कि हेल्थ डाउन हिल ज़रा जाती है और जो अर्ली चली जाती है। अगर आप 30 साल पीछे चले जाओ, जो अभी 60 साल के लोग हैं कह लो, वो जब 30 साल के थे तो उससे आप कंपेयर करो तो मेरे अंदाजे के मुताबिक दे वुड बी फार बेटर देन अस जो हम अभी हैं। क्योंकि लाइफस्टाइल बहुत चेंज हुआ है और सारा दिन बैठने वाला लाइफस्टाइल है मेरा, स्पेशली इंडोर लाइफस्टाइल है। धूप नहीं लगती, रहते भी हम डब्बों में हैं, जिस तरह ये पीछे देखें। घर हो या फ्लैट हो, लेकिन आप इनसाइड इंडोर रहते हो हर वक्त, तो वो बेसिकली आपके दिमाग और आपके जिस्म के लिए तो वो, चाहे आप कंक्रीट के डब्बे में या गत्ते के डब्बे में, आप डब्बे में बंद हो। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, खुराक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से मुझे लगता है कि जो एक डिक्लाइन आता है बॉडी की अपनी कैपेबिलिटीज़ और कैपेसिटी में, वो डिक्लाइन थोड़ा तेज़ आता है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस जनरेशन। इस चीज़ से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनसे मैं नहीं इत्तेफाक रखता, जो ये कहते हैं जी पिछली जनरेशन में ये भी अच्छा था, वो भी अच्छा था, अब वाली में ये नहीं अच्छा, वो नहीं अच्छा। या फिर अक्सर कहते हैं ये चीज़ों के मामले में भी इस्तेमाल होता है कि दे डोंट मेक इट लाइक दे यूज्ड टू। उसमें कुछ चीज़ों में ये बात सच होती है, लेकिन कुछ में नहीं भी होती। जिस तरह जनरली इम्प्लाई किया जाता है, वो यूँ इम्प्लाई किया जाता है कि ये हर चीज़ में आती है कि भाई दे डोंट मेक इट लाइक दे यूज्ड टू। गाड़ी हो, टीवी हो, जो मर्जी हो, लाइफ स्पैन हर चीज़ का होता है। और अगर पुरानी चीज़ें भी आप देखें, वो ज़्यादा टाइम निकालती थी, लेकिन अगर आप अभी भी उसी ब्रांड की लेंगे तो वो भी ज़्यादा टाइम निकालेगी। स्पेशली अगर हम अप्लायंसेस की भी बात करें, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि समझें आपने जी पैनासोनिक का कुछ ख़रीदा, एक टाइम पे पैनासोनिक पायोनियर था, या बॉश का कुछ ख़रीदा फॉर एग्जांपल, आपने बहुत पहले ख़रीदा है, वो अभी तक चल रहा है जी। तो मेरी बेबे दी शादी दे टाइम का चल रहा है। अभी भी अगर आप बॉश का ख़रीदेंगे तो वो आपके बच्चों के टाइम भी चलेगा, कंसीडरिंग कि आप उसका ख्याल रखो। तब ये चीज़ें रेयर ज़्यादा थी, और तब ये वाले जो डिफरेंट ब्रांड्स आ गए हैं जो आपको एक मोर अफोर्डेबल रेट पे वो चीज़ दिलाते हैं, वो भी नहीं थे। चीज़ें एक्सपेंसिव थी, चीज़ें रेयर थी, तो उनको ट्रीट भी उसी तरह किया जाता था कि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ है। फॉर एग्जांपल आप जी रोल्स रॉयस ख़रीद लेते हैं, आप उसको चमका के लशका के रखेंगे। साथ समझे एक आपकी ऑल्टो है और एक आपकी रोल्स रॉयस है, तो नेचुरली आप ऑल्टो को ज़्यादा अब्यूज़ करेंगे। तो 10 साल बाद जब आप दोनों को कंपेयर करेंगे, आप कहेंगे यार ये देखो ऑल्टो की तो लाइफ ही कोई नहीं थी, ये इसकी रोल्स रॉयस की क्या लाइफ निकली है, इन्होंने क्या क्वालिटी दी है। वो भाई महंगे होने की वजह से साइकोलॉजिकली आप उस चीज़ का ख्याल भी ज़्यादा रखते हो। तो उसी तरह पहले अप्लायंसेस का भी ख्याल ज़्यादा रखा जाता था। ऑन टॉप ऑफ दैट तब सिर्फ महंगे ब्रांड्स मार्केट में थे। अब थर्ड पार्टी गलत लफ्ज़ है इसके लिए, लेकिन अब और ब्रांड्स आ गए हैं और ज़्यादा अफोर्डेबल रेट्स पे वो चीज़ें देते हैं, क्योंकि बॉश भाई नहीं, हर बंदा नहीं ख़रीद सकता वो चीज़। तो वो चीज़ें फिर जाहिर सी बात है, अगर आपको सस्ते रेट पे मिल रही हैं तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किए होंगे, तो वो मिल रही हैं। तो उनका बस आप थोड़ा एक्स्ट्रा ज़्यादा ख्याल रखें तो वो भी चल जाएंगी। लेकिन बात उधर ही आ जाती है कि एक्स्ट्रा के बजाय जो पहले एक ब्रांड का ख्याल रखा जाता था, अब ब्रांड का सस्ता भी हो जाता है। एक तो ब्रांड वो कॉम्प्रोमाइज़ क्वालिटी में आ जाता है, और उसके अलावा ख्याल भी और कम रखा जाता है। तो इफ़ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, वो ये है कि ये चीज़ें मिल मिला के
आपका जो ब्रांड की लाइफ है, आपके प्रोडक्ट की लाइफ जो है वो मज़ीद कम कर देती हैं, और फिर आप रोते हो कि यार पहले की तरह मजबूत नहीं है। दूसरे कुछ फैक्टर्स हैं, अगर हम गाड़ियों की बात करें या फर्नीचर की बात करें, या बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें वाकई वो चीज़ कम हुई है, और उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं कि कुछ तो पॉलिसीज़ होती हैं कि कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए आपने इतना मटेरियल यूज़ करना है, इतना नहीं करना, ये करना है, वो नहीं करना। इस तरह की बहुत सारी पॉलिसीज़ कंपनीज़ को फॉलो करनी पड़ती हैं, और जिसकी वजह से क्वालिटी वाकई कम होती है। और दूसरा कि कुछ चीज़ें वाकई इस सेंस में भी बनाई जाती हैं कि ये अगर पिछली 20-25 साल चलती थी तो ये 5 से 10 साल चलेगी, क्योंकि इसमें मटेरियल भी कम यूज़ हुआ है, और इसमें कह लें कंपनी का अपना ख़र्चा भी कम आया है, और वो डिज़ाइन ही सेंस में होती है कि 5 से 10 साल बाद रिप्लेस कर ली जाए। तो अब इस पे कार्बन फुटप्रिंट वाली अगर हम बहस करें तो मुझे इसका इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन जो मोटा मोटा है ये मैंने आपको बता दिया। और जिस एक और तीसरी चीज़ आ जाती है वो है प्लान्ड ऑब्सोलेंस। बेसिकली इसका मतलब ये है कि ऑब्सोलीट होना किसी चीज़ का, उसका मतलब है कि वो चीज़ अब पुरानी हो गई है, टेक्निकली वो इन्फीरियर हो चुकी है, इसको ऑब्सोलीट कहते हैं। तो प्लान्ड ऑब्सोलेंसी का मतलब है कि उसको प्लान करके ऑब्सोलीट किया जाए। एक कंपनी एक चीज़ बनाती है, वो कहती है कि यार ये 25 साल तक लास्ट करेगी, तो वो कहते हैं 25 साल तक हमारा अगला प्रोडक्ट ही नहीं बिकेगा, मतलब तो यार इसको 5 से 10 साल तक लास्ट करने पे मजबूर करें, किसी तरह इंजीनियर करें कि ये 5 से 10 साल तक चले बस, ताकि लोग अगला प्रोडक्ट भी ख़रीदें। डिपेंडिंग अपॉन वो कौन सा प्रोडक्ट है, वो 1 महीना भी उसका लाइफ स्पैन हो सकता है, 1 साल भी, 10 साल भी, जितना भी। तो ये चीज़ भी एग्जिस्ट करती है मार्केट में, लेकिन ये भी उन्होंने अपनी ब्रांड वैल्यू के साथ बहुत बैलेंस आउट करनी होती है। अगर समझें होंडा या टोयोटा कोई गाड़ी बनाते हैं, तो वो गाड़ी कल को महीना निकालती है तो ब्रांड वैल्यू गिर जाएगी, वो 5 साल निकालती है ब्रांड वैल्यू गिर जाएगी, इवन 10 साल पे भी ब्रांड वैल्यू गिर सकती है। स्पेशली जो जापानीज़ कंपनीज़ ने अपनी एक रेपुटेशन बनाई हुई है, उनके लिए ये ज़्यादा ख़तरनाक है। तो वो प्लान्ड ऑब्सोलेंसी अगर प्रैक्टिस करेंगे भी तो उसको बड़ा केयरफुली करेंगे। वो शायद उसमें रिपेयरेबल कंपोनेंट्स थोड़े से ज़्यादा डाल देंगे कि रिपेयर प्रोन टू रिपेयर कंपोनेंट्स जो हैं, लेकिन वही बात है कि इट्स नेवर ब्लैक एंड वाइट, इट्स ग्रे। और ये प्लान्ड ऑब्सोलेंसी भी ये नहीं कि अगर पहले 100% ही बहुत अच्छी थी तो अब 100% बहुत बुरी हैं। कुछ चंक है जो ये इस चीज़ पे भी जाता है, कुछ चंक है जो ये पॉलिसीज़ की वजह से उन्होंने कुछ चीज़ें डाउनग्रेड की हैं, और कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जो वाकई अच्छी हैं, बस उनका ख्याल नहीं रखा जाता, और इट कैन बी अ मिक्सचर ऑफ ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स। तो खैर मैं प्लान्ड ऑब्सोलेंसी की बात कर रहा था, वो फिर अब हम आ जाते हैं मेरे फेवरेट टॉपिक पे, वो है गाड़ियाँ। गाड़ियों में आपने नोट किया होगा कि सबसे ज़्यादा ये चीज़ कही जाती है कि ये पहले की तरह मजबूत नहीं है, वो पुराने ज़माने की गाड़ी जो है भाई वो तो सीन ही और था, ये वो। उसमें भी अगर आप नोट करें तो ये सारे फैक्टर्स आते हैं कि अगर उस गाड़ी को अगर आप आजकल चलता हुआ देख रहे हो, कोई समझे 1980s की गाड़ी है, जब आप उसको चलता फिरता देख रहे हो, आप कहोगे यार ये तो बड़ी मजबूत गाड़ी है, अभी तक चल रही है। लेकिन उसमें 2 कंडीशंस होती हैं। एक तो अव्वल तो आपने वो वाली नहीं देखी जो गल सड़ के ख़त्म हो चुकी हैं, दूसरा आपने वो वाली देखी है सिर्फ जो आपके सामने अच्छी कंडीशन में है। अब वो अच्छी कंडीशन में किस तरह, इसके 2 फैक्टर्स हो सकते हैं कि या तो दे हैव बिन एक्सट्रीमली वेल केप्ट, बहुत प्यार से रखी हुई हैं, बहुत ख्याल रखा गया है, और दूसरा ये कि अगर नहीं भी रखा गया तो वो दोबारा रीस्टोर हुई होती हैं, और जितनी मुझे देखने को मिलती है उसमें मोस्ट जो है वो रीस्टोर करते हैं तो जाके उनकी वो कंडीशन निकलती है। हाँ, ये एक बात वाकई है कि इतने अरसे बाद, इतने सालों बाद एक गाड़ी रीस्टोर होने के भी काबिल है, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप देखें तो बहुत से ब्रांड्स हैं जो अगर रीस्टोर किए जाते हैं तो उनमें इंजन दूसरे ही डाले जाते हैं, उनका अपना ओरिजिनल रेयर है कि उनका अपना ओरिजिनल स्टॉक इंजन यूज़ किया जाए, उसमें उनके इंजन जवाब दे चुके होते हैं। और उसके अलावा बहुत सी गाड़ियाँ हैं जिनका इंटरनल तो टोटली मॉडिफाइड होते हैं, सिर्फ बॉडी वर्क हुआ होता है। लेकिन चलें लेट से फिर भी कहते हैं कि बात वाकई है कि गाड़ियाँ अब तक लास्ट कर रही हैं, बॉडी वर्क भी अब तक लास्ट कर रहा है, और जंग नहीं लग रहा गाड़ी को। तो उसमें यही 2 चीज़ें। ओह माय गॉड, दैट इज़ अ नाइस लैंड क्रूज़र। ये पुरानी है, मैं कैमरा हिलाना नहीं चाहता, अब ये नज़र आ जाए मेरे बैकग्राउंड में तो आ जाए, मुझे बहुत पसंद है ये यार। ये वो घटिया स्पीड ब्रेकर आ गया स्क्री का, ओए होए ओए होए। तो खैर मैं क्या बता रहा था
कि हाँ कि वाकई में उनको जंग नहीं लगा एंड ऑल, जो भी सारा पैच वर्क भी उन पे हो गया, सारा कुछ हो गया, लेकिन फिर भी गाड़ी जिंदा होने के काबिल है, ये मानने वाली बात है। अगर आप उनके इंटरनल पार्ट्स की भी बात करें तो बहुत से ऐसे पार्ट्स हैं जो अब प्लास्टिक में यूज़ होते हैं, जो पहले लोहे में यूज़ हुआ करते थे प्रॉपर। इसमें अब 2-3 चीज़ें आपने नोट करनी है कि अभी अगर आप नोट करें, अगर किसी को पता हो तो बहुत सारी गन्स भी जो हैं वो प्लास्टिक में आती हैं। उनके सिर्फ जो मूविंग पार्ट्स हैं, जैसे कि जो उनकी बैरल है या उनके जो ऊपर पिस्टल होगी उसके ऊपर वाला स्लाइडर हो गया, ये चीज़ें मेटल की हैं, नीचे बॉडी प्लास्टिक की होती है। और हाँ, एक और इसमें चीज़ भी है कि माशाल्लाह से नए जो CD70 CG125 ये सारे होंडा के मोटरसाइकिल हैं, इनके नीचे जो एक प्लेट होती थी इनकी सीट के नीचे, वो भी अब लोहे की जगह प्लास्टिक की यूज़ होती है। अब वो लोग कहेंगे कि यार लोहा तो बड़ा मजबूत था, ये प्लास्टिक क्यों यूज़ करते हैं। नंबर 1 सबसे बड़ा रीज़न जो मुझे लगता है वो ये है कि लोहा इज़ प्रोन टू कोरोजन, लोहा इज़ प्रोन टू जंग, रस्टिंग, पता नहीं क्या कुछ। तो वो चीज़ डीकम्पोज ज़्यादा जल्दी होती है एज़ कम्पेयर टू अ प्लास्टिक। प्लास्टिक अगर ख़राब होगा तो वो कंडीशंस की वजह से होगा कि टू मच हीट आप कह लें, या फिर कोई वैसे उसके साथ अब्यूज़ हो, लेकिन वो ये वाले कॉजेज़ जिस तरह जंग वगैरह, इन चीज़ों में वो कभी भी नहीं होता, डीकम्पोज नहीं होता। इसी वजह से वो पॉल्यूटेंट भी बहुत बड़ा माना जाता है कि बाकी चीज़ें चलो मिल मिला के दुनिया में कहीं गुम हो जाती हैं, प्लास्टिक गुम नहीं होता, प्लास्टिक अपनी जगह रखता है। तो इसलिए प्लास्टिक स्ट्रॉज और प्लास्टिक ये जो बैग्स हैं, इन सारों को ख़त्म करके वो फाइबर और ये पेपर, ये वाला सारा सीन शुरू किया। ये बहुत बड़ी डिबेट है, इसके ऊपर तो बहुत सारे ओपिनियंस हैं लोगों के। और इनफैक्ट अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मैं बात करूं एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी की, तो मैं अपनी बात करूं तो मेरा कोई इतना ख़ास स्ट्रॉन्ग इस पर ओपिनियन भी नहीं है। तो मैं सिर्फ गाड़ियों के लिहाज से बात करूँ कि प्लास्टिक इसलिए इसमें इस्तेमाल किया जाता है अब ज़्यादा पार्ट्स में। दूसरा ये है कि अगर जो मेटल शील्ड गाड़ी की यूज़ होती है, जिससे गाड़ी की बॉडी तैयार होती है, वो भी पहले से जहाँ तक मुझे पता है वो थिनर होती है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस कार्स। आप नोट करेंगे अगर आप गाड़ी के सिर्फ शेसी निकालें, सारे दरवाजे उतार दें, और ये अभी लेडर शेसी की बात नहीं हो रही जो SUVs में यूज़ होता है, ये बात हो रही है जिस तरह इस गाड़ी की है या सेडान्स की है, जिनको मोनोकॉक शेसी कहते हैं मेरा ख्याल है। तो उनको अगर आप निकालें तो उनके अंदर ढेर सारे बेंड्स होते हैं, अंदर छोटे छोटे बेंड्स होते हैं, और कोई लोहा ऐसे जा रहा होता है, वैसे जा रहा होता है। अब क्योंकि उन्होंने लेस मटेरियल यूज़ करने के लिए, जो कि पॉलिसीज़ में भी उनकी आता है कि मटेरियल कम यूज़ करना है, ये सिर्फ कंपनीज़ का फ़ैसला नहीं होता, ये गवर्नमेंट्स का भी फ़ैसला होता है कि मटेरियल कम से कम इस्तेमाल हो और कार्बन फुटप्रिंट कम से कम हो, और जो भी फलाना। तो उस पर आते हैं, और पता नहीं अब कितनी देर टिकता है, तो उस पर भी अब आते हैं। तो जो आपने देखा होगा शेसी के अंदर एक अनरेगुलेटेड से, वो रेगुलेटेड तो खैर होते हैं लेकिन बड़े रैंडम से, देखने में रैंडम से बेंड्स होते हैं और डेंट्स होते हैं और पता नहीं क्या कुछ होता है। ये सब चीज़ें क्योंकि अब वो मटेरियल पतला हो चुका है। ये मैंने अपना हाथ में पकड़ लिया अपना ये कैमरा। तो जो मटेरियल होता है उनके अंदर यूज़, वो पतला होता है, तो उसको स्ट्रेंथ ज़्यादा देने के लिए उसमें बेंड्स क्रिएट किए जाते हैं। अगर वो बिल्कुल फ्लैट ऑन स्ट्रेट हो, वो शील्ड जो भी है लोहे की इस्तेमाल हो रही है जिस चीज़ की भी, तो वो उसमें इतनी ताकत नहीं होगी जितनी वो एक बेंड्स के साथ होगी, और बड़े वेल इंजीनियर्ड, प्रिसीजन के साथ इंजीनियर्ड वो सारे बेंड्स और डेंट्स होते हैं अंदर। तो ये चीज़ उसको एक तो इम्पैक्ट एब्जॉर्ब करने की ताकत देते हैं, और इटसेल्फ इन द लॉन्ग रन मजबूत रहने की भी ताकत देते हैं। डेंटिंग और ये सारी चीज़ों से बचाने के लिए, फ्लेक्स पैदा ना हो मटेरियल के अंदर विद टाइम, ये सारी इन चीज़ों से बचाने के लिए देते हैं। तो मटेरियल अब उन्होंने पतला यूज़ किया, लेकिन उन्होंने इंजीनियरिंग के थ्रू उसमें बेहतरी पैदा कर दी है, एक ये चीज़। और दूसरा ये कि अगर आप इंजन या इस तरह की एमिशंस वाली बात करें तो उसमें तो इतनी ज़्यादा पॉलिसीज़ अब जाके तो बहुत ज़्यादा पॉलिसीज़ आना शुरू हो गई हैं ये सारे इंटरनल कंबस्शन इंजन्स पे, कि उनको बीच में कैटालिटिक कन्वर्टर और पता नहीं क्या कुछ देना पड़ता है। कैटालिटिक कन्वर्टर तो बहुत पुरानी पैदावार है, लेकिन इससे सिमिलर बहुत सारी चीज़ें और इंजन में लगानी पड़ती हैं, जिसकी वजह से इंजन हो जाता है ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, एग्जॉस्ट जो हैं वो कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, इनटेक ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंज होती हैं। और इन चीज़ों के चेंज होने की वजह से जाहिर सी बात है कॉस्ट बढ़ती है। इसमें रिसर्च वर्क जो लगता है इसके अंदर, जो सारा इस चीज़ को
प्रैक्टिकली सामने लाने में, इसको यूजेबल बनाने में बहुत सारे पैसे लगते हैं कंपनी के, और वो पैसे भी आपके प्रोडक्ट से ही उन्होंने निकालने हैं। वो उन्होंने जेब से तो नहीं देने, वो एनजीओ नहीं है, वो कंपनी है, प्रॉफिट मेकिंग एक बॉडी है वो। तो वहाँ पे कॉस्ट बढ़ गई तो उधर वो मटेरियल में कॉस्ट फिर कम करते हैं। टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ हुई है, रिसर्च वर्क ज़्यादा यूज़ हुआ है, मैन पावर ज़्यादा यूज़ हुई है, एफर्ट ज़्यादा यूज़ हुआ है, सारी चीज़ें, मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा यूज़ हुई है, तो गाड़ी की कीमत ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। और जब ज़्यादा बढ़ जाएगी तो वो मार्केट कंपेटिटिव नहीं रहेगी। यार तुम भी भैंस कि तुम, ये बंदा क्या कर रहा है यार। तो मार्केट कंपेटिटिव नहीं रहेगी, और मार्केट कंपेटिटिव नहीं रहेगी तो वो जाहिर सी बात है सेल्स फिगर सारे ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने गाड़ी की कीमत को एक ब्रैकेट के अंदर रखते हुए ये सारी चीज़ें बीच में ऐड करनी होती हैं, जिसकी वजह से वो फिर जो उन्हें लगता है कि एक एक्सेसिवली चीज़ उन्होंने ओवर द टॉप दी हुई है, ज़्यादा रोबस्ट दी हुई है, उसको थोड़ा इंजीनियर करके कम मटेरियल के साथ जितना अच्छा बनाया जा सकता है बना के दें। एक तो ये चीज़ होगी, और एक और चीज़ ये कि पुरानी गाड़ियाँ जो थी उस वक़्त सिमुलेशन जो थी इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं थी। सिमुलेशन जैसा ये आप डिजिटली देखते हैं कि वो सिमुलेट करते हैं एरोडायनामिक्स चीज़ के, अगर कोई पार्ट है तो उसके ऊपर स्ट्रेस, उसके ऊपर स्ट्रेन, उसके ऊपर फोर्स कितनी अप्लाई हो रही है, वो कितनी बर्दाश्त कर सकता है, ये सारा अब आप डिजिटली देख सकते हैं। मोस्ट ऑफ इट डिजिटली हो जाता है। तो वो चीज़ें इतनी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड नहीं थी उस टाइम में पुरानी 80s की गाड़ियों में। तो 80s की गाड़ियों में फिर उन्होंने करना क्या होता था कि क्योंकि चीज़ वो इंजीनियरिंग वाइज या ट्रायल एंड एरर वाइज उनको नहीं पता होता था कि ये कितना ज़्यादा चलेगी, तो कंपनी की रेपुटेशन और गाड़ी की रिलायबिलिटी बेहतरीन रखने के लिए वो कहते थे कि जी इहदे विच ना मजबूत तरीन पा दो ताकि कहीं जाए ना, क्योंकि वो इतनी वेल इंजीनियर्ड नहीं थी जितनी आज की चीज़ है। तो वो होती थी बस टफ, रोबस्ट और क्या उसको कहेंगे, पहलवान टाइप चीज़ होती थी, और कहते हैं बस लगा दो यार इसको संभाल लेगी। अब ज़्यादा स्मार्ट की तरफ चीज़ आई हुई है। ऑब्वियसली दे आर मोर प्रोन टू ब्रेकेज, ये बात सच्ची है, लेकिन दे आर चीपर टू रिपेयर एज वेल, एंड दे आर मोर अवेलेबल, दे आर बेटर इंजीनियर्ड, एंड इन द लॉन्ग रन गाड़ी भी ज़्यादा कंफर्टेबल होती है इन सारे छोटे छोटी चीज़ों की वजह से। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्टर्स हैं, इसमें अच्छी बातें भी हैं, बुरी बातें भी हैं। कंक्लूजन यही है कि यस, पुरानी गाड़ियाँ 80s की ख़ास तौर पे ज़्यादा मजबूत थी आज की गाड़ियों से, लेकिन वो ज़्यादा सिंपल भी थी, उनमें ज़्यादा इतना कंफर्ट भी नहीं था, इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, उनके एमिशंस भी ज़्यादा बुरे थे, और ऑन टॉप ऑफ दैट उनमें इंजीनियरिंग कम यूज़ होने की वजह से उनके जो पार्ट्स थे वो रोबस्ट थे, वो चलते थे, लेकिन जब वो चल के ख़राब होते थे तो वो एकदम ही मोटा खर्चा निकालते थे। अगर एक आपने प्लास्टिक का पाइप रिप्लेस करना है और एक आपने लोहे का पाइप रिप्लेस करना है तो उसमें भी एक डिफरेंस आ जाता है। तो ये थी आज की गुफ्तगू, मेरा ख्याल है काफ़ी लंबी वीडियो होगी आज। तो आज हमने गाड़ियों के बारे में बात की और प्लान्ड ऑब्सोलेंस के बारे में बात की, और पुरानी चीज़ों के मजबूत या नामजबूत होने पे बात की। तो आई गेस दिस इज़ ऑल। बाकी आप सबका बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़े रहने का। अगर कोई जुड़ा रहा है अभी तक, अब मैं जान लगा हाँ आफस जाके मैं वेलियां मारनियां ने, तो बह के खाना तो फिर सो जाना। अल्लाह माफ़ करे, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ख़ास तौर पे कोई मेरी फैमिली में से देख रहा है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं काम करता हूँ जाके। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफ़िज़।